चलिए बात करते हैं अब तुला राशि की। वायु तत्व की राशि है और राशि स्वामी है इसका शुक्र। देखते हैं तुला राशि के बारे में क्या विशेषताएं हैं। तुला राशि कारक है व्यापार की, बुद्धिमत्ता की। तुला राशि के जातक हर चीज को बहुत संतुलित तरीके से करना पसंद करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और धैर्यवान होते हैं। आपको तुला राशि के जातक जो व्यापार में लगे हुए हैं, अगर ये बेनिफिक इफेक्ट में है तो बहुत अच्छे व्यापारी वर्ग देखने को मिल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे इस राशि को कुंडली में कैसे उपयोग करने वाले हैं। चार्ट है एक हमारे सामने। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि तुला राशि कहाँ पे है। आपको तुला राशि दिखेगी फिफ्थ हाउस में। और अगर आप फिफ्थ हाउस को गौर से देखेंगे तो आपको एक योग दिखाई देगा जहाँ पे सूर्य आपका नीच राशि में है, शनि उच्च राशि में है और वीनस स्वराशि में है। यानी कि बहुत सिंपल दिखता है कि नीच भंग राजयोग बनता है कुंडली में। अब ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ, सॉरी टेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? थर्ड हाउस में। अभी हम प्रोफेशन में इस डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? सातवीं राशि है व्यापार की, और जो योग बन रहा है नीच भंग, वो बनता है इसी राशि में। एक और बात, ये राशि है फेम की भी, क्योंकि आप सॉरी हाउस है फेम का, तो आपको दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी। यानी कि अगर ये आदमी व्यापार करता है, इसे फेम भी मिलेगा और बहुत अच्छा व्यापार में तरक्की भी मिलेगी, क्योंकि ये योग जो है वो सातवीं राशि में बनता है और फिफ्थ हाउस में बनने वाला है। जब आप इसका चंद्र कुंडली देखेंगे या नौमांस देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बिजनेस कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। अब ये कुंडली किसकी है? ये कुंडली है बिल गेट्स की। सब जानते होंगे उनका नाम। बहुत कुछ अचीव किया है उन्होंने और अपने बिजनेस में किया है। तो चंद्र कुंडली का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हमें बात ये करनी है कि क्या राशि का फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि व्यापार में उन्हें बहुत सक्सेस मिली, क्योंकि ये योग जो बनता है वो व्यापार की राशि में बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जल तत्व की राशि है, मंगल है स्वामी। वृश्चिक राशि रहस्य की कारक है। ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उसके लिए आप वृश्चिक राशि को देख सकते हैं। दूसरा, षड्यंत्र की। अब यहाँ पे षड्यंत्र का मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है। जो लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और सीक्रेटिव प्लानिंग, उसे हम स्कीमिंग भी कह सकते हैं, षड्यंत्र भी कह सकते हैं, तो ये पॉजिटिव भी होगा। वृश्चिक राशि कारक है अच्छी मेमोरी की। वृश्चिक राशि प्रगति की सूचक है, निरंतर आपको ग्रोथ के पाथ पर ले जाने वाली राशि कही जाती है। ये राशि कारक है डिप्लोमेसी की, क्योंकि रहस्य है, स्कीमिंग है, तो जाहिर है कूटनीति भी देती ही है। राशि है अभिमान की और संवेदनशील भी बना देती है इंसान को। इनमें से कुछ चीज़ें तो जातक के नेचर में आएंगी, लेकिन एक चार्ट में इस राशि का क्या महत्व होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखेंगे कि लग्न ही वृश्चिक है, तो इस जातक के अंदर ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि चंद्र राशि का भी फर्क पड़ता है। तो चंद्र राशि देख लेते हैं। आप देखेंगे छठे घर में आपको चंद्रमा दिखाई देगा, और एक और चीज़ नोट करेंगे तो छठवें घर में आपको शनि दिखाई देगा नीच राशि में, वहीं 12वें घर में आपको मंगल दिखाई देगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक और नीच भंग राजयोग आपको दिखाई देता है। अब चूंकि ये योग मेष राशि में बना है, तो मेष राशि क्या देगी इंसान को? डोमिनेंस देगी, वर्चस्व देगी, फेम देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर ये कुंडली हम देखें किसकी है, तो ये कुंडली है शरद यादव जी की। हमें भी पता है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कितनी बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अपनी पार्टी भी बनाई है उन्होंने, और बीसीसीआई हो या इतनी गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं इंडिया में, कई उनके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है कि नीच भंग राजयोग बनता है और एरीज में बनता है तो डोमिनेंस मिलता है, वर्चस्व मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि ये है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है और
उनका भी नीच भंग राजयोग बनता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री क्यों? फर्क इतना है कि इनका नीच भंग राजयोग जो बनता है वो बनता है मेष राशि में, जो आपको देगी डोमिनेंस, वर्चस्व, अधिकार, फेम, वो सब इनको मिला है। मोदी जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है यहाँ लग्न में और वृश्चिक राशि में खुद, यानी कि ये सब मिलना ही मिलना है। और साथ में इन सब चीज़ों में बहुत वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये राशि है प्रगति की, ग्रोथ की, और यहीं पे नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब अकेला केवल यही कॉम्बिनेशन काम नहीं करता, याद रखिए। एक स्टोरी है, एक मेरा दोस्त है, उसने देखा कि एक बच्चे को बुखार आया तो डॉक्टर ने उसके सर पे गीले पानी की पट्टी रख दी। कुछ दिन बाद उसको एक दूसरा ऐसे इंसान मिला जो बीमार था। वो उसको भी बोल के आ गया कि भाई इसके सर पे गर्म पानी की पट्टी ठंडे पानी की पट्टी रख देना। रख दी गई। कुछ दिन में पता चला कि इस व्यक्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब समझ में आ रहा है? हर बुखार एक जैसा नहीं होगा, है ना? इसी तरह हर एक नियम एक ही जगह अप्लाई हो रहा है या एक ही तरह से सब जगह काम करेगा, वो भी चीज़ सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने की चीज़। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि लग्न में बना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अदर फैक्टर्स भी होंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसकी वजह से इतना सक्सेस मिला है। तो फर्क समझ में आता है कि कोई अच्छा योग भी बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं राशि से प्रभावित या फिर हाउस से प्रभावित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और राशि स्वामी है इसका गुरु। धनु को भी एक शाही राशि माना जाता है। ये राशि कारक है अनुसंधान की, यानी कि रिसर्च की, ईमानदारी की। धनु राशि के जातक आपको मिलनसार दिखाई देंगे, जीवन के प्रति या कामों के लिए बहुत गंभीर होते हैं। धनु राशि है उम्मीद की, ऑप्टिमिज्म की। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि धनु राशि के जातक आपको बहुत अच्छे गैम्बलर मिल सकते हैं। अगर सब कुछ बेनिफिशियल होता है और वहाँ से उनके प्रोफेशन का रिलेशन होता है तो गैम्बलिंग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इससे एग्जाम्पल समझते हैं। एक चीज़ और है इसमें, अगर आपको धनु राशि के जातक से डील करना है तो याद रखिए आपको उन्हें बिठा के अपनी बातों से कन्विंस करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद में से ये तीनों चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि धनु राशि एक तो द्विस्वभाव है, तो जिद्दी भी नहीं है, बात मान जाएंगे, लेकिन तभी मानेंगे जब आप उनको कन्विंस कर सको अपने लॉजिक से, अपनी बातों से। चलिए, चार्ट है हमारे पास एक 10th हाउस का लॉर्ड, यानी कि 10th हाउस यहाँ, इसका लॉर्ड मून आपको दिखेगा 3rd हाउस में, यहाँ पे तीसरे घर से संबंधित काम करवा दे, या इस तरह के कुछ लॉजिक है। या फिर ये किस राशि में है? ये राशि कौन सी है? धनु राशि। हमने देखा प्रोफेशन के संबंध में अगर मैं देखूं तो धनु राशि है अनुसंधान की, रिसर्च की। पर अकेला ये तो काम नहीं करेगा, और भी चीज़ें देखनी है। कैसे देखेंगे? पहले हम देख लेते हैं कुंडली किसकी है। ये है कुंडली डॉक्टर सीवी रमन की, जिसने भारत को भौतिकी में पहला नोबेल प्राइज दिलाया। इनफैक्ट भारत को ही नहीं, नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट पहले इंसान थे जिनको कभी जिंदगी में नोबेल प्राइज मिला हो भौतिकी में। अब फिजिक्स कहाँ से आया? तो ये भी हमने पहले देखा है। सन है जो मेन प्लैनेट जो आपको फिजिक्स देगा, सन तो यहाँ पे है, तो आप देखेंगे फोर्थ की अर्गला है यहाँ पे। और हमने देखा कि मरकरी और सैटर्न फिजिक्स को सपोर्ट करेंगे। सैटर्न यहाँ खुद बैठा है और मरकरी की अर्गला भी है। दोनों चीज़ें क्लियर दिखती हैं यहाँ पे। और कुछ कंफर्मेशन करना है? बिल्कुल। 10th हाउस का जो लॉर्ड है, क्या उस पे अर्गला है? बिल्कुल है। सैटर्न और मरकरी की अर्गला 11th हाउस की दिखेगी आपको, यानी कि 10th हाउस पर भी सन, मरकरी, सैटर्न है। मून पे भी सन और मरकरी की आपको अर्गला दिखेगी। अब अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या एस्पेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा या बाकी चीज़ें किस तरह से काम करेंगी, प्रोफेशन क्या होगा। और इसीलिए आपके इस वाले बैच में हम लोगों ने अर्गला पहले डिस्कस करी है,
क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं उतना ही महत्वपूर्ण आपका अर्गला का कॉलम हो जाता है, बहुत काम आता है ये चीज़। एक और तरीका है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका चंद्र कुंडली देख लो तो भी आप देख सकते हो। अगर चंद्र कुंडली देखेंगे तो ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा आपका, ये 10th हाउस हो जाएगा। अब क्या इस 10th हाउस पे अर्गला है? तो आप देखेंगे हाँ, सेकंड हाउस से अर्गला है, फिर से सन और मरकरी की अर्गला आपको दिखेगी। 11th हाउस की अर्गला सैटर्न की फिर दिखेगी यहाँ पे। और राशि लग्नेश में को लग्न में कौन सी हो जाएगी? खुद धनु राशि रिसर्च की हो जाएगी। एक और चीज़, 10th हाउस पे ये जो अर्गला आएगी शनि और राहु की, ये कौन से हाउस से आएगी? ये हाउस नंबर 8 हो जाएगा। 8th हाउस होता है रिसर्च का। तो एक जगह से नहीं, आपको कुंडली में नौमान से, D10 से, लग्न चार्ट से, राशि चार्ट से कंफर्मेशन मिलेंगे कि प्रोफेशन में क्या कर सकते हैं। चूंकि अभी हमारा टॉपिक है कि राशि से क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या राशि से फ़र्क दिखता है? कहीं ना कहीं राशि इन्वॉल्व होगी प्रोफेशन में, यहाँ पे क्लियर तरह से हो रही है। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। पृथ्वी तत्व की राशि है और राशि स्वामी है इसका शनि। देख लेते हैं चीज़ें। राशि आपको देती है हाजिर जवाबी। ऐसी राशि के जातक अपने कामों में पूर्णतावादी यानी कि परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बहुत सतर्क होते हैं, हेस्टी डिसीजन नहीं लेते, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते, सोच समझ के लेने वाले होते हैं, यथार्थवादी प्रैक्टिकल होते हैं, हवाई किले बनाने को पसंद नहीं करते। अगर थोड़ा सा भी मैलेफिक इफेक्ट आएगा तो थोड़े आलसी हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, धर्म ध्वज या धर्म पताका लेके घूमने वाले। इसका मतलब ये है कि मकर राशि के जातक कुछ कॉम्बिनेशन बनने पर उनको ऐसा फील होता है कि वो धर्म की तरफ चले जाएं या धर्म का प्रचार प्रसार करें, जिसको हम बोलते हैं धर्म पताका बन जाना या धर्म ध्वज बन जाना। मकर राशि कहीं ना कहीं रहस्य को भी दिखाती है। तो ऑकल्ट से रिलेटेड कभी कोई कॉम्बिनेशन बनता है मकर राशि में तो हम उसके भी इम्पोर्टेंस इसको देते हैं। यूज देखते हैं प्रैक्टिकल इसका कैसे होगा। अब देखिए, यहाँ अगर इस चार्ट में हम देखें तो मकर राशि आपको देखेगी 10th हाउस में। तो क्या मैं मकर राशि को देख के ये बोलूं कि ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत मेहनत से, मतलब कि पूरी तरीके से काम करेगा, पूरी निष्ठा से काम करेगा, खुद को बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयास करेगा? अगर ऐसा कहें तो इसका मतलब है कि जिनकी भी मेष राशि है उनके 10th हाउस में मकर राशि ही मिलेगी आपको। तो क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। अगर 10th हाउस में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट नहीं है, तो याद रखिएगा मेष राशि के जातक जिनका मकर राशि 10th हाउस में है और मैलेफिक इम्पैक्ट नहीं है, वो अपने जॉब और प्रोफेशन में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और नई नई चीज़ें सीख के, क्वालिटी सीख के और मेहनत से बेटर चीज़ें करते जाएंगे। ये आपको देखने को बहुत काम मिलेगा। अब कुंडली किसकी है ये देख लेते हैं। कुंडली है मिस्टर AR रहमान की। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कुंडली में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, गौर से समझिएगा। म्यूजिक इस कुंडली में कहाँ से आया? सोचने वाली बात है। एनालिसिस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो इस कुंडली के बारे में अगर आपको कोई बताता है तो वो बोलता है कि पहला रीज़न इस व्यक्ति के सक्सेसफुल होने का है कि जुपिटर जो है वो इनके फर्स्ट हाउस में है। अगर मैं D9 और D10 देखूं तो ये जुपिटर दोनों 8th हाउस में दिखेगा, दोनों चार्ट में आपको। दूसरा रीज़न बोला जाता है कि हाउस है क्रिएटिविटी का, 5th हाउस, इसका लॉर्ड चूंकि भाग्य भाव में जाके बैठ गया है, त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठ गया है, इसलिए क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो गई, इसलिए सक्सेस मिल गया। थोड़ा बहुत लॉजिक तो बनता है, पर क्या दूसरे चार्ट ये कंफर्म करके देते हैं आपको? तो अगर आप देखेंगे D9 में यही सन सूर्य आपको नीच राशि में मिल जाएगा देखने को, बहुत स्पष्ट है। यानी D9 इस चीज़ को सपोर्ट पूरी तरह से नहीं कर रहा। तीसरी चीज़ बोला जाता है 10th हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया है, हाउस ऑफ गेन में चला गया, तो सक्सेस तो मिलनी ही है।
तो अगर आप देखोगे तो D9 में यही सैटर्न आपको 8th हाउस में मिल जाएगा, और D10 जो स्पेशली हम प्रोफेशन के लिए देखते हैं, वहीं ये शनि नीच राशि में है, डेबिलिटेटेड है, यानी कि ना D9 सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, ना D10 सपोर्ट कर रहा है। तो फिर सक्सेस का रीज़न क्या है? हालांकि जुपिटर लग्न में बैठना पराशरी नियम के हिसाब से काम करेगा, और एक सौम्य ग्रह है, तो कहीं दूसरी जगह खराब भी हो और त्रिकोण का मालिक है यहाँ पे, तो जाहिर है पूरी मदद करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि म्यूजिक कहाँ से आया। तो देखिए, मून मून कारक है रिदम का, याद रखिए। रिदम म्यूजिक में हो, कहीं भी हो, रिदम का कारक है मून। ऊपर से आपको वीनस और मरकरी की अर्गला भी आ रही है 11th हाउस से। दसम भाव की बात कर रहे हैं, इसका 11th हाउस 8th हो जाएगा। वीनस कारक है म्यूजिक का, आर्ट का। मरकरी कारक है आपका वॉइस का, वाणी का, और दूसरा तीसरा हाउस भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आपका तीसरा हाउस भी सिंगिंग के लिए इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि तीसरे घर का ये मालिक हो जाता है। एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखता है। अगर आप इसके D9 को और D10 को देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, तीनों में D9 में मून इन्वॉल्व है 10th हाउस में, और वीनस मरकरी भी इन्वॉल्व है, और D10 में भी सेम कंडीशन आपको दिखाई देगी। D9 में एक स्पेशल केस और मिलेगा आपको, यहाँ 12 राशि है और यहाँ 11वीं राशि होगी, तो वीनस यहीं पे है और यहाँ पे मरकरी भी है। D9 में नीच भंग राजयोग बनता है, और इन दोनों की अर्गला इस घर पे आती है, और मून शायद यहाँ है, तो मून की एस्पेक्ट भी है इस पे। यानी कि 3 से 4 जगह आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कि ये तीन प्लानेट मून, वीनस, मरकरी, तीनों जगह कहीं ना कहीं अर्गला या एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अगर इससे भी दिल नहीं भरता तो चंद्र कुंडली बना के देख लीजिए। चंद्र कुंडली बनाएंगे तो पहला घर हो जाएगा ये, तीसरा घर हो जाएगा ये, पांचवा घर हो जाएगा ये, 10वां घर हो जाएगा ये। 10वें घर का लॉर्ड है वीनस, जो खुद कारक है। वीनस की अर्गला आएगी, बिल्कुल आ रही है। 5th हाउस जो हाउस है फेम का, वो खुद वीनस है, उसकी अर्गला आ ही रही है। मरकरी की अर्गला है इस पर 2nd हाउस से, जो कारक है वाणी का। तीसरा हाउस चाहिए म्यूजिक के लिए, उसका ओनर है जुपिटर, जो यहाँ बैठा है, 7th एस्पेक्ट यहाँ पे डालेगा। चंद्र कुंडली भी आपको स्पष्ट बताएगी कि हाँ, ये चीज़ें इस तरह से होने वाली हैं। एक और चीज़ ये है, अगर ये 10th हाउस है तो ये 9th हाउस है, और अगर ये 9th हाउस है तो इसका लॉर्ड मरकरी जो है वो भी अर्गला दे रहा है, तो 9th हाउस की अर्गला भी आएगी आपके पास। ये भी क्लियर होता है हमें। चलिए, प्रोफेशन में हम लोग इसलिए लिए हुए एग्जाम्पल कि साथ साथ में राशि के साथ में थोड़ा सा इन चीज़ों का एनालाइज भी करना सीख जाएंगे, तो जब आगे कंप्लीट इसका चैप्टर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ से समझना शुरू करिए। ये बहुत ब्रीफ हैं, बहुत डीप में जाएंगे अभी इनके कि कैसे काम करेंगे कैसे नहीं। अगली राशि देख लेते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, शनि मालिक है। कुंभ राशि है मेहनत की, व्यक्ति मेहनती हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। वाचालता हो जरूर होती है, कभी कभी ये बुरा प्रभाव भी डाल देती है। कोमल हृदय के होते हैं, काइंडनेस दिखती है, फिलोसफिकल एटीट्यूड भी हो सकता है, दार्शनिकता। लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर लग्नेश आपका कुंभ राशि है तो उतार चढ़ाव जिंदगी में देखने को मिलते हैं आमतौर पर। खुशबू पसंद है, खासकर फ्रेग्रेंस इनको फ्लावर्स की है या फिर परफ्यूम्स की है, उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। राशि दान की भी है, दूसरों की मदद करने की भी है, और इस चक्कर में कई बार परेशान भी हो जाते हैं। देखते हैं कुंडली में कैसे यूज होगा। कुंडली इसलिए सामने रख दी कि एक कुंडली हमारे पास ये D1 है, और ये, हाँ, ये D9 है, नौमांश भी हमारे सामने है। क्यों है? क्योंकि हमें देखना है सबसे पहले, आप देखेंगे कि लग्न में खुद ये 11वीं राशि है, यानी कि कुंभ राशि के जातक है। तो ऐसे जातक को जिंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशन कहाँ से आएगा हम अभी उसके बारे में नहीं जा रहे, तो मैं बता देता हूँ आपको। कुंडली है ये R जडेजा, रविंद्र जडेजा क्रिकेट प्लेयर है,
और बहुत स्ट्रगल हुआ है उनकी लाइफ में, किया भी है उन्होंने, चीज़ें मिली भी हैं, लेकिन अप डाउन बहुत हुए हैं। उसका रीज़न क्या है? केवल लग्नेश हो जाना? जी नहीं, नौवांश में आएंगे तो देखेंगे फिफ्थ हाउस ही स्पोर्ट्स का है, फिफ्थ हाउस फेम का है, और आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो फिफ्थ में बैठा हुआ है। तो स्पोर्ट्स कहाँ से आएगा वो आप चंद्र कुंडली से देख लीजिएगा। आप लग्न में देखेंगे तो भी अर्गला से समझ में आएगा, और नौमांश भी आपको इन्वॉल्व करके बता देगा, D10 भी आपको बताएगा। हम यहाँ 11वीं राशि देख रहे हैं कि अप डाउन क्यों आए, अच्छी कंडीशन अप डाउन क्यों आए। यहाँ देखिएगा, क्या हर व्यक्ति को आएंगे? जी नहीं। कहाँ आए? प्रोफेशन में, क्योंकि ये राशि प्रोफेशन से संबंधित हो गई, क्योंकि उसका लॉर्ड आके बैठ गया, एक चीज़ तो। दूसरा, तीसरे घर का और छठवें घर का लॉर्ड जुपिटर जो मैलेफिक है वो बैठा है इस राशि में, तो इसको खराब करेगा, कंफर्म है। मून बेनिफिक प्लैनेट हो जाएगा, और मरकरी की बात करें तो मरकरी 9 का लॉर्ड है तो बेनिफिक हो जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, शनि मरकरी की राशि में और मरकरी शनि की राशि में है, दोनों त्रिकोण के मालिक हैं, दोनों ने आपस में घर चेंज किया है, तो सक्सेस मिलनी मिलनी ही है। लेकिन चूंकि 11वीं राशि में एक मैलेफिक प्लैनेट है और लग्न भी कुंभ राशि का है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है मीन राशि, जल तत्व की राशि है, और राशि स्वामी है गुरु जुपिटर। ये भी इंसान को मेहनती बना देती है, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कुंभ राशि हमें उतार चढ़ाव देती है, ये जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता देती है। ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं, आभास हो जाता है उन्हें कि क्या होने वाला है। जल संबंध इसलिए है कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो मीन लग्न के हैं और जो जल से संबंधित काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सक्सेसफुल हैं, चाहे वो शिपिंग भी हो सकता है या और भी चीज़ें हो सकती हैं, फिशिंग भी हो सकता है। मीन राशि अगर स्ट्रांग है और बेनिफिक इफेक्ट में है तो पुरुष पत्नी व्रता होगा, और ये राशि आपको टॉकेटिव बना देती है, बात करना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये कुंडली देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है। आप लोग बोलते ना, दो ग्रह एक साथ हो गए, युति हो गई। इस कुंडली वाले को देखो, 90 घर में 4 ग्रह बैठे हैं इसके, और तीसरे घर में 3 ग्रह बैठे हैं, और ये सब मिलके इनको देखेंगे, ये सब मिलके इनको देखेंगे, कुंडली की कहानी खत्म। एक ग्रह बचता है वो बेचारा नीच राशि में है, दूसरा ग्रह बचता है वो स्वराशि में है। कितनी नीट एंड क्लीन कुंडली है, बाकी में कुछ है ही नहीं। इजी है, आपको कुल मिला के 4 घर देखने हैं जहाँ सारे ग्रह हैं। अब ऐसा व्यक्ति तो अपनी कुंडली पकड़ के बैठा रहे युति को लेके कि मेरे तो 4 हैं इधर, इधर तो मेरे 3 हैं, मेरा क्या होगा, कैसे कॉम्बिनेशन निकलेगा। पर इतना इफेक्ट होता नहीं है युति का, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन में बहुत नेगेटिवली काम करते हैं, वो भी समझ लेंगे कि कैसे होता है, क्यों। अच्छा, इसी में देख लेते हैं, चलिए। आप देखो, 12th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी। कहाँ बैठा है? यहीं बैठा है। आप वीनस देखोगे, केंद्र का मालिक है, सही है, लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड है और शुभ ग्रह है। केंद्र में आ गए तो शुभ नहीं रहते, ये हमने पढ़ा है। और ऊपर से 11वें घर का मालिक सबसे मैलेफिक, वीनस कहाँ बैठा है? यहीं बैठा है। दो मैलेफिक प्लानिट आके यहाँ बैठे हैं आपके पास। सन की बात करेंगे, सन दूसरे घर का मालिक है, पर चूंकि हम इसको यार न्यूट्रल बोल देते हैं कि सेकंड हाउस की मैलेफिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, दो प्लानिट मैलेफिक होने के बाद क्या सक्सेस मिलेगी? भाई नीच भंग राजयोग बनता है, वीनस और मरकरी बनाते हैं, तो सक्सेस तो मिलेगी, ये बात कंफर्म है। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो विषय है कि आप चेक करेंगे कि प्रोफेशन क्या होगा, कहाँ से मिलेगा। लेकिन राशि कौन सी है? 12वीं। तो ये जो मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, ये जब काम करेंगे तो क्या करेंगे? ये अस्थिरता देंगे ही देंगे। अब आप देखो, लग्न लॉर्ड, लग्न लॉर्ड बैठा है यहाँ 5th हाउस में, फेम देगा ही देगा, फेम तो आपको मिलेगा। तो अस्थिरता फेम में आएगी या 9th हाउस में भाग्य जो साथ दे रहा है उसमें आएगी? सोचने की बात है। कुंडली है फिल्म स्टार अजय देवगन की,
अब 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, कई सारे अवार्ड, बहुत सारी हिट, पर फिर भी आज अंडररेटेड क्यों कहे जाते हैं? उसका लॉजिक आप खुद ढूंढ लीजिएगा, नॉलेज भी आपके पास शायद होगा अवेलेबल। अच्छा, एक और चीज़ है, आप देखेंगे इस कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है, तो जातक में सारी विशेषताएं कर्क लग्न की होनी चाहिए। पर आप देखेंगे चंद्रमा कौन सी राशि में है, तो आपको दिखेगा चंद्रमा 6वीं राशि में है। कन्या राशि किस चीज़ की होती है, हमने पढ़ा है शाइनेस की, और वो खुद इस बात को मान चुके हैं, और देखा भी जाता है कि बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है जब टीवी प्रेस इंटरव्यू की बात आती है। तो कहीं ना कहीं राशियों का प्रभाव लग्न से भी पड़ेगा और चंद्र राशि से भी पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी कि राशि कैसे काम करती हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ग्रहों के आगे युतियों को समझेंगे और जब हम राशि दशाएं निकालना सीखेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाली है। आई होप क्लियर होगा अभी ये सारी